हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज का सेशन जो है हम लोग का बिहार एसएससी का जो है कुछ क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन अप्रॉक्स है और ये 25 क्वेश्चन और 25 बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ आप लोग के समक्ष प्रेजेंट हुए। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है जो आपका सबसे छोटा है, स्मॉलर फ्रैक्शन आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में कई मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन और यूनिक मेथड क्या हो सकता है, तो डिफरेंस रूल यहां पर हम अप्लाई करेंगे। 7/6, 7/9, 4/5 एंड 5/7, ये हमारा 4 फ्रैक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम अंश और हर का डिफरेंस देखते हैं कितना है। अंश और हर का डिफरेंस कितने का डिफरेंस है भाई? यहां पर 1 का डिफरेंस है, यहां 2 का डिफरेंस है, यहां 1 का डिफरेंस है, यहां 2 का डिफरेंस है। तो सारे डिफरेंसेस को आप एक जगह कलेक्ट करके उसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे हमने 1 लिया, यहां आपका 2, यहां आपका 1, ये 2। तो इन सब का अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो हमारा एलसीएम कितना आ सकता है? 2 आ सकता है, 2 ही आएगा। तो आप क्या कीजिए कि सभी डिफरेंस को इक्वल करना है हमको। तो 2 करना है तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से। इसको कितना? 1 से। 2 से इसको 1 से। तो सारे डिफरेंसेस को हमको इक्वल करने हैं और हमको जो है डिनोमिनेटर यानी हर से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ अंश में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 2 बनाना है तो हमको इसको 2 से गुना करने होंगे। तो यह आपका गुना होकर कितना बन गया? 14 बन गया। यह आपका गुना होकर 14 बन गया। ये 14 है आपका। यह 2 है तो पहले से आपका 2 है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 से गुना करना होगा और ये आपको 7 मिल जाएंगे। यहां 1 है तो 2 बनाना है तो इसको 2 से गुना करना होगा, तो ये हमारा 8 बन गया। यहां 2 पहले से है, 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा 5 मिल जाएगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हमें जो है सारे डिफरेंसेस को इक्वल करने होते हैं। जब आप एलसीएम लेते हैं और उन चीजों को उतना ही डिफरेंस करेंगे, जैसे इसका 2 डिफरेंस है तो सबका 2 होने के लिए आप 1 को 2 से गुना करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे, तो डिफरेंस सारे इक्वल हो जाते हैं और हमें उस संदर्भ में नीचे वाले का यानी हर से कोई लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि सारे बराबर हो ही जाते हैं डिफरेंस। हमको ऊपर देखना है। 14, 7, 8, 5, इसमें सबसे छोटा कौन है? 5 वाला सबसे छोटा है। तो 5 हम किससे मिला था? 5/7 से मिला था। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा डी नंबर ऑप्शन होगा। बेहतरीन और यूनिक मेथड आप इसको कह सकते हैं। डिफरेंस रूल का यहां पर इस्तेमाल किया गया। तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चन था, 51 नंबर क्वेश्चन। 52 देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एलसीएम एनएचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिहार एसएससी में एलसीएम एनएचसीएफ से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो ये 52 का क्या कह रहा है कि एलसीएम हमारा दे रखा है। एलसीएम हमारे 864 दे रखे हैं। एचसीएफ हमारा दे रखा है 144 और कह रहा है कि इसका जो पहली संख्या दे रखी है 288 है, दूसरी संख्या हमें ढूंढनी है। तो हम एक रूल जानते हैं कि 2 संख्याओं का जब हम गुणनफल करते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। ये होता है या नहीं होता है? सबको पता होगा, होता है। ये एलसीएम गुने एचसीएफ ये हमारा 2 संख्या पर लागू होता है। याद रखेंगे, सिर्फ 2 संख्या पर लागू होती है, 3, 4 पे नहीं लागू करना है। तो इससे दूसरी संख्या हमें मालूम करनी है। तो एलसीएम गुने एचसीएफ डिवाइडेड फर्स्ट नंबर, तो इसका हम प्रयोग यहां से करेंगे। सारे चीज हमको पहले से मौजूद है और हमें ढूंढना क्या है? क्यू ढूंढना है, मतलब दूसरी संख्या ढूंढनी है। तो एलसीएम हमारा 864, एचसीएफ हमारा 144 और पहली संख्या आपको 288 दे रखा है। तो आप इसे 2 से कैंसिल करें। 2 से इसको अगर कैंसिल करें तो 4, 3,
72, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका बी नंबर ऑप्शन। आई होप सबका आंसर सेम ही आया होगा। उतना भी मुश्किल सवाल बिहार एसएससी में नहीं पूछे जाते हैं। जिनका भी मैथ थोड़ा सा भी स्ट्रांग है तो आसानी से 25 क्वेश्चन में वो अप्रॉक्स 21-22 क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका किस चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है? ये नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सिंप्लीफिकेशन में रख सकते हैं या फिर आप नंबर्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक लड़के को एक निश्चित संख्या, कोई निश्चित नंबर होगा उसको हम x मान लेते हैं, कोई नंबर होगा जो फिक्स नंबर है उसको 50 से गुना करने के लिए कहा गया है। तो विद्यार्थी को जब कोई काम कहिएगा तो बहुत सारे विद्यार्थी जस्ट उसका उल्टा वगैरह सब कर देता है। तो 50 से गुना करने कहा गया लेकिन वह विद्यार्थी क्या करता है, 30 से गुना कर देता है। ये एक रियल नंबर है, इसे कहा गया 50 से गुना कीजिए, लेकिन वह विद्यार्थी मनबरहु विद्यार्थी है तो वह 30 से गुना कर दिया। ठीक है, 30 से गुना कर दिया। तो इससे जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, सही उत्तर से 400 कम प्राप्त मिलता है। जो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए वो ना आकर उससे 400 कम मिल रहा है। तो भाई ये कितना कम है, कितना कम है? तो भाई 20x कम है। तो ये यही डिफरेंस जो है 400 के बराबर हो जाएंगे। तो 20 से हम यहां कैंसिल कर दिए। वो जो आपने नंबर सोचा था कि जिससे हम गुना करेंगे 50 या 30 से, तो वह हमारा नंबर होगा 20, वह हमारा नंबर 20 होगा। तो ये 20 जो एग्जैक्ट नंबर होंगे, ये 20 है, उसको कहा गया था 50 से गुना करने के लिए। तो यानी अगर वह गुना करता तो 1000 आता, लेकिन वह विद्यार्थी क्या किया, 30 से गुना कर दिया तो उसका आंसर 600 मिल गया, जो कि ओरिजिनल नंबर से वह 400 कम लाया था। तो हमारा ये जो है जांच भी हो गया, बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर आपके करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन का आता है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, नंबर से जुड़ा हुआ। 3 विभाज्य, 3 से विभाज्य ना, 3 का से विभाज्य 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 72 दे रखा है। किसी का भी लगातार संख्या लेना हो तो आप लीजिए m, m+1, m+2, ये लगातार संख्याएं होंगी। लेकिन 3 का मल्टीपल चाहिए तो आप उसको 3 से गुना कर लीजिए। पहली संख्या 3m होगी, दूसरी संख्या 3m+1 होगी, तीसरी संख्या 3m+2 होगी। ये 3 जो है नंबर्स ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल हैं, और कह रहा है कि अगर आप इस तीनों को जोड़ लेते हैं तो वह आपका 72 आ जाएगा। तो ये तीनों को हम यहां पर ऐड कर लेते हैं और वह 72 के इक्वल कर देते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे नंबर्स में से 3 हम बाहर निकाल लेते हैं। 3 हमने सारे कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बचा m, यहां बच गया आपका m+1, यहां बच गया आपका m+2 बराबर 72। 3 से हम यहां कैंसिल कर लेते हैं 24, टोटल जोड़ लेते हैं तो m हो गया आपका 3m + 3 = 24। तो आप 3 घटाएंगे तो 21, 21 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो आपका m का वैल्यू जो है 7 मिल जाएगा। m का वैल्यू जो है 7 मिल जाएगा। और हमको यहां पे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या उसमें से कौन सी होगी। तो ये वाला जो नंबर्स है आपका 3m+2 वह सबसे बड़ी संख्या है, लार्जर नंबर आपको पूछा जा रहा है। m का वैल्यू 7, 7 + 2 9 और 9 तिहाई हो जाता है हमारा 27। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 27 होंगे। किसी का भी मल्टीपल अगर आपसे पूछा जाए 5 या 10 मल्टीपल कुछ भी पूछा जाए, 5 के मल्टीपल तो इस तीनों चारों नंबर जो भी एक्स्ट्रा आगे आएंगे उसे उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 है तो 5 का मल्टीपल होगा 5m, 5m+1, 5m+2। 11 का मल्टीपल चाहिए तो 11m, 11m+1, 11m+2। तो इसी तरह से हम लोग सक्सेसिव नंबर्स निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है और ये परसेंटेज से जुड़ा हुआ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आप जानते हैं 66 2/3% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/3 होते हैं। ठीक है, ये 2/3
खर्च कर देता है, इसका मतलब वो कमाता कितना है भाई। उसकी इनकम जो है वह 3 रुपये, ये नीचे वाली 3 रुपये, उसका एक्सपेंडिचर कितना है 2 रुपया, उसका सेविंग कितना है 1 रुपया, यही हो सकता है बस। अब कह रहा है कि वह प्रति माह 1200 रुपये बचाने में सक्षम है, कैपेबल है वो कि हम 1200 रुपया बचा लेंगे हर महीने। तो एक का जो वैल्यू है वह 1200 के बराबर होगा। तो हमको कह रहा है कि उसका मासिक खर्च यानी मंथली एक्सपेंडिचर उसका कितना होगा। तो मंथली एक्सपेंडिचर उसका 2 है, तो 2 का वैल्यू कितने होंगे 2400 हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? तो 2400 इसका राइट आंसर होगा। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होंगे। तो अगर आपका परसेंटेज स्ट्रांग है ना, परसेंटेज अगर स्ट्रांग है तो आप समझिए पूरे अर्थमेटिक को बेहतर तरीके से अपने हैंड ओवर में कर सकते हैं। 66 2/3% का सीधा मतलब होता है 2/3। ठीक है, तो 3 में से 2 उसने खर्च कर दिया, 3 कमाता है 1 बचाता है, तो बचाने का रियल वैल्यू है 1200, तो यहां 2 का निकाल दिए 2400, आपके करेक्ट आंसर आ गए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ये भी आपका परसेंटेज से और बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या कर रहे हैं क्वेश्चन कि एक स्कूल में 70% छात्र लड़कियां हैं भाई, गर्ल्स है भाई, और कह रहा है कि लड़कों की संख्या जो है वह 510। तो भाई जो रेस्ट बचेगा, पहला नंबर ओवरऑल कितना होता है 100% होते हैं, तो 100% में से 70% जब गर्ल्स है तो बचा क्या 30%। 30% से आपका जो है 30% जो है बॉयज हो जाएंगे, वो 510 के बराबर होगा। तो आप काटिए इसको, 0 कैंसिल, 3 से काटिएगा 17 51। अब करें स्कूल में छात्रों की कुल संख्या बताइए। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या आपको बताना है, छात्रों की। यहां छात्रों का मतलब क्या होगा, यहां छात्रों का मतलब होगा कि बॉयज प्लस गर्ल्स। 100% आपको निकालना है। तो भाई 100% कितने होंगे, तो 100% आपके हो जाएंगे 1700। यानी इस क्वेश्चन का जो सीधा सा आंसर होगा वह 1700 होगा आपका। फिर से समझ लीजिए, 70% अगर गर्ल्स है तो आपका 30% जो है बॉयज होंगे, 30% 510 के बराबर, तो 100% आपके 1700 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोच लेते हैं कि यार छात्रों मतलब जो है लड़के हो गए, नहीं, यहां पर जो छात्रों का मतलब होगा बॉयज और गर्ल्स मिला के, टोटल ओवरऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस चैप्टर से रिलेटेड हम कह सकते हैं, डिस्काउंट से रिलेटेड कह सकते हैं ना। डिस्काउंट का ये क्वेश्चन है। 1 लाख रुपया आपको दिया गया है, 1 लाख रुपया पर बिल लागू होने पर 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब पहला कंडीशन क्या है, केस 1, कि आपका जो है 40% डिस्काउंट दिया जाएगा, और 36 और 4% के 2 क्रमांकित छूट के बराबर, यानी यह जो है सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। तो केस 2 में जो है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट है, एक 36, दूसरा 4%। तो सक्सेसिव डिस्काउंट को एकल डिस्काउंट यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनाने के लिए हमारा क्या रूल है, तो a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। ये ए बी वाला जो रूल है हमारा यहां पे हम अप्लाई कर देंगे। तो भाई 36 प्लस 4 माइनस 36 गुना 4 बटे 100। तो भाई ये 36 और 4 कितने हुए 40। इसको अगर हम भागा दे तो 1.411% इतना होगा। ठीक है, अब आप जरा सा ये सोचिए कि जो है 40% फर्स्ट कंडीशन में था, दूसरे में भी हमारा 40% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन उसमें माइनस हो जा रहे हैं कितने 1.44%। तो यही डिफरेंस होगा दोनों के बीच, जो है हमारा यही वाला डिफरेंस होगा 1.411%। यही डिफरेंस हमारा दोनों के बीच निकल के आएगा। तो हमारा 100% कितना है 1 लाख है। तो भाई 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का आप 1.4144% आप निकाल दीजिए, 2 जीरो कैंसिल। 1.44 को अगर आप 1000 से गुना करते हैं तो 2 जीरो इसको मिल जाएंगे और 1 जीरो इसके आगे लग जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 1440 रुपये आपके डिफरेंस होंगे। तो आप एक
अपने तरीके से कर सकते हैं, इसको पूरा माइनस कर लीजिए और फिर दोनों का डिफरेंस निकालिए तो उतना ही डिफरेंस आएगा जितना मैंने यहां पे लिख रखा है। 1.44% का और 1 लाख का जो है हम 1.44% निकालेंगे तो आपका जो है 1440 रुपये आपके मिल जाएंगे। तो ये थे हमारे 57 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 58। ये आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस में हमने एक रूल भी बताया था, बहुत बार फाउंडेशन कोर्स में भी बताते रहते हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिले तो आप बेसिकली मास्टर फॉर्मूला को अप्लाई करके इसको आंसर तेजी से ला सकते हैं। ये हमारा रूल है और अगर हम इसको सॉल्व करें तो परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस मिलता है। तो यहां पर x क्या है, तो x है हमारा सीपी से x% मार्केट प्राइस, सीपी से x% ज्यादा, सीपी से x% ज्यादा आपका मार्केट प्राइस। अब y का जो मतलब होगा वह होगा डिस्काउंट, और डिस्काउंट आपके जो है हमेशा माइनस में रखे जाएंगे, यानी इसमें माइनस लगेगा। ये जो फॉर्मूला होगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, और जब इसे आप अप्लाई कर लेंगे तो या तो परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा रूल होता है। इसी रूल पर आप डाटा यहां से कलेक्ट कीजिए और बैठा दीजिए वहां पे। एक तरह से सक्सेसिव रूल है। और 10% अगर कोई आपको बढ़ा के ले रहा है और फिर 10% घटा दे रहा है तो ऑब्वियसली है कि जो है वह आपका 1% लॉस हो जाता है, 1% लॉस हो जाता है। आप करके भी देख सकते हैं। कह रहा है कि 10% अधिक मूल्य पर, तो x के जगह कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, माइनस y का मतलब क्या है, अंकित मूल्य पर 10% छूट की अनुमति देता है, यानी y का जो वैल्यू है वह हमारा कितना है, 10 है। ये हो गया आपका, तो 10 गुने 10 अब बटे 100, तो ये 10 आपका कैंसिल हो गया, तो ये सारे कैंसिल हो गए, -1 आया। -1 का मतलब है कि 1% आपका लॉस हो जा रहा है, यानी बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा बेसिक रूल था। यहां तक बेसिक रूल अगर आप नहीं जान रहे हैं, एक तो डायरेक्टली आप आंसर तुरंत बोल सकते हैं अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो। 10% कोई बढ़ा रहा है और 10% कोई घटा रहा है तो सिंपल है कि 1% उसको लॉस हो जाता है। अगर आप इसको ऐसे देखिए, 4 आपके डाटा याद रखिए। अगर पूछा जाए कि +10% और -+10% रखिए। अगर पूछा जाए कि +10% यानी 10% बढ़ाना है और फिर 10% बढ़ाना है तो ओवरऑल आपके जो है 21% इंक्रीज होंगे। 4 डाटा हम यहां पे लिख देते हैं जो आपको एनी टाइम याद रखना है। +10%, -10%। अगर आप कीजिएगा इसी फॉर्मूला में लगाइएगा तो आपको -1%। माइनस ये बता रहा है कि आप लॉस में जा रहे हैं। फिर अगर पूछा जाएगा कि +20 और +20 कितने होते हैं तो इस फॉर्मूला के अंतर्गत 44% होगा। यानी कोई कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% बढ़ा दीजिए, फिर 20% एक बार और बढ़ाइए, तो ओवरऑल वो पूरा जो है एक 44% इंक्रीज हो जाएगा। फिर आपका +20% बढ़ाइए और -20% मतलब 20% घटाइए, तो ओवरऑल जो है आपको 4% का लॉस हो जाएगा यहां पर। तो ये 4 डाटे आप जो है याद रखिए, बार बार ये पूछे जाते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है। 2 नंबर वाला जो रूल है +10 और -10, सीधे 1% का लॉस हम यहां पर बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो है एक कॉमन क्वेश्चन है जो आपके हर एक टेस्ट वगैरह सब में मिल ही जाया करेगा। 59 नंबर क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये कॉमन सवाल है आपका। जब सवाल क्या कह रहा है कि एक धनराशि 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर दुगनी हो जाती है, डबल हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुना मतलब 8 गुना हो जाएगा, ये बताना है। 15 वर्ष में, याद रखिए यहां दिया हुआ है
15 वर्ष में कितना गुना? 2 गुना। ठीक है, 15 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो कह रहा है कि 8 गुना करना है। तो 2 से 8 पर पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे? 2 से 8 पर हम पहुंचे हैं, इसका मतलब 2 का पावर हमने 3 किया है, 2 का पावर यहां पर 3 किया गया है। इसका मतलब है कि 2 का पावर 3 किए, पहले 1 था अब 3 किए। तो जितना पावर है यहां पर इसको उससे गुना करना रहता है। 15 गुना 3, तो यह जो है आपका 45 ईयर्स आपके आंसर हो जाएंगे। 45 ईयर्स। ये मेथड बहुत बार आपने पढ़ा होगा। कुल 3 तरीके से इसको बना सकते हैं हम लोग। 15 वर्ष 2 गुना करा 8 गुना, तो 2 से 8 जाने में 2 का पावर 3 हुआ है, तो मतलब उसके पावर से इसको गुना करना रहता है। तो 15 गुना 3 45 वर्ष। ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप इस मेथड को नहीं जान रहे हैं तो आप ये वाला मेथड लगा लीजिए, 1/n1 t1 बराबर n2 t2। ठीक है, 1/t2। अब यहां क्या कर रहा है कि 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगनी हो जाती है। दुगनी हो गई आपकी 15 वर्ष पर, लिख दिया हमने t1 के जगह 15, n1 के जगह डबल। अब कितना गुना करना है? 8 गुना करना है। मान लेते हैं यह x वर्ष में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपको इसको निकालने का तरीका। अगर उस मेथड को नहीं समझे तो बाय फॉर्मूला आप समझिए, 2 का पावर 1/15 और यहां 8 का मतलब होगा 2 का पावर 3, और 3 जब 1/x से गुना होगा तो 3/x हो जाएंगे। बेस जब हमारा बराबर होता है तो पावर हमारे बराबर होते हैं, तो x का जो वैल्यू होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको फिर से वही मिलेगा 45 ईयर्स। तो 45 ईयर्स 2 मेथड से आप यहां पे देखें। एक और मेथड होता है, लेकिन ज्यादा मेथड जानने पर भी कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है, इसलिए 2 मेथड को आप बेहतर तरीके से लगाइए। मैं तो हर बार इस मेथड को अप्लाई करूंगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि पर, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं, तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी सवाल हैं कम से कम महीना में एक बार जो है उसको रिवीजन जरूर कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन 5 तरीके से बनते हैं टोटल। पहला हमारा होता है एक्स मानकर, यानी जो आपका बेसिक मेथड है। दूसरा हमारा जो है सक्सेसिव मेथड है। तीसरा परसेंटेज रूल है। चौथा आपका ट्री मेथड जिसको आप लोग बोलते हैं, और 5वां आपका रेशियो मेथड होता है। तो ये 5 मेथड से हम बना सकते हैं इसको। जैसे इस सवाल को अगर बनाया जाए तो 5 मेथड से बनेंगे, लेकिन अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो हम इसको 2 मेथड से बनाकर दिखाते हैं आपको कि किस तरह से कौन सा मेथड आपको इजी पड़ेगा। 4% दिया गया है रेट हमारा, और ये n दिया हुआ है, और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है CI। अब प्रिंसिपल निकलेगा तभी जाके हम SI मालूम कर पाएंगे, तो हमको प्रिंसिपल निकालना है। यहां अगर परसेंटेज का रूल लगाते हैं तो 8.16% हो जाएगा, यानी परसेंटेज वाला थोड़ा सा आप लोग के कम समझ आएगा या ज्यादा कैलकुलेटिव होगा, इसलिए परसेंटेज छोड़ रहे हैं। हम यहां लगाएंगे सक्सेसिव मेथड। तो 4% हमारा है। 4% का मतलब होता क्या है? 4% का मतलब सीधा सा होता है 1/25। बार बार हम बोल रहे हैं कि परसेंटेज अगर आपका स्ट्रांग है तो आप कॉमर्शियल मैथ में कोई भी चैप्टर आसानी से कहिए कि जो आसानी से अपने हैंड में रख सकते हो। तो 25 कोई डाटा होगी जिसको हम प्रिंसिपल बोल रहे हैं, और अमाउंट जो है 1 बढ़ जाएगा तो वह 26 हो जाएंगे। ऐसा पहला साल में होगा। और यहां कितने साल है? 2 साल है। तो भाई 2 साल जब हमारे हैं यहां पर, तो फिर से 25 से होंगे कितने? 26। 2 ही साल के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो 625 हमारे यहां पर हो जाएंगे प्रिंसिपल, तो ये 676 हो जाएगा अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। इसी के डिफरेंस को हम लोग CI बोलते हैं। तो भाई कितना का डिफरेंस है? 51 का डिफरेंस है, और ये सारे एज्यूम्ड नंबर है, माने हुए नंबर है। रियल नंबर कितना है? तो CI हमारा 102 दे रखा है।
तो 51 से कटेगा 2 बार में। हमारा प्रिंसिपल एज्यूम्ड कितना किए हैं 625, 625 का मतलब हो गया 1250। ये प्रिंसिपल हमको मिल चुका है। बहुत ही बेहतर तरीके से हमने जो है यहां पर प्रिंसिपल निकाल लिया। अब यहां पे जो है प्रिंसिपल जब मालूम चल जाएगा तो हमको एसआई जरूर मिलेगा, एसआई हमको जरूर मिलेंगे। तो एसआई हमारा PRT बाय 100, P कितना निकाला 1250, R हमको दे रखा है समान राशि समान अवधि के लिए, यानी पहला क्वेश्चन में जैसे दे रखा है रेट और टाइम, वही रेट और टाइम यहां पर अप्लाई करने। तो R का 4% और T का मतलब 2/100। अब आप एक जीरो यहां से कैंसिल कीजिए, 2 से यहां 5, 25, 25 चौका 100। तो इस क्वेश्चन का जो सीधा सा आंसर है सी नंबर ऑप्शन आपके सही होंगे, सी नंबर ऑप्शन आपके सही होंगे। तो ये हमने कौन सा मेथड लगाया, यहां पर हमने मेथड लगाया है सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड हमने यहां पर फॉलो किया है। ठीक है, अगर आपका बहुत अच्छा मैथ है, बहुत मतलब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, बहुत आपने प्रैक्टिस कर रखा है, तो इसी क्वेश्चन को हम आसानी से दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, ट्री मेथड से। कि अगर कोई प्रिंसिपल दिया होगा, हमें कोई लेना देना नहीं कितना प्रिंसिपल है, अब यहां पर जो हमारे बनेंगे वो आपका एसआई बनेगा, ये वाला जो हमारा होगा एसआई होगा। अब इसी पर जो है हमको 4%, 4% का मतलब 1/25, वह आपका जो है यहां वाला मिलेगा। इसको ट्री मेथड बोलते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर है तो आप इसी मेथड से इस क्वेश्चन को बनाइए ताकि तुरंत जवाब मिल सके। तो आप देखिए क्या कर रहा है कि 102 रुपया उसका जो है क्या बन रहा है, तो CI बन रहे हैं 102। तो 102 में 2 हटाइए, यहां लिख दीजिए, फिर बचे कितने 100, 100 को बराबर बराबर भाग में बांट दीजिए, ये 50 और ये भी हमारा 50। अब रह गई बात कि अगर हमारा जो है इस तरह से किए हैं तो क्या हमारा जो है मेथड सही है, तो आप चेक कर सकते हैं। 50 का 4%, 50 का 4% कितने होते हैं भाई, तो 2 होते हैं, तो बिल्कुल सही है हमारा। अब ये हमारा एसआई हो गया 50, 50 कितने एसआई हो गए, तो एसआई हमारा हो गया 100। और ये क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान तरीके से आ चुका है। तो ये आपका 100 हो गया और यही तो हमको लाना था, आंसर हमारा 100 हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपका जो है तगड़ा है, 5 मेथड आप बेहतर जानते हैं, तो ये जो वाला मेथड है आपका आसानी से इस क्वेश्चन पर अप्लाई करना है और 30 सेकेंड के अंदर आपको आंसर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं समझे हैं तो फिर जो है आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर दीजिएगा। किसी दिन इस पर जो है एक लंबी वीडियो को बनाया जाएगा इस पर। 61 नंबर क्वेश्चन है और ये प्रॉफिट एंड लॉस से ही जुड़ा हुआ है। कह रहा कि 7 संतरे लेने हैं 3 रुपये में। ठीक है, तो रुपया जो है याद रखिएगा, जब आप एक पीस का निकालते हैं तो वो रुपया ऊपर रहता है और क्वांटिटी जो होते हैं ना वो नीचे रहते हैं। रुपया ऊपर रहता है और क्वांटिटी जो है नीचे रहते हैं। रुपया ऊपर रहेगा और क्वांटिटी नीचे रहेंगे। तो भाई ये क्या लिखा हुआ है कि 3 रुपया में 7 संतरे खरीदे जा रहे हैं, तो 1 संतरे का सीपी निकल गया। अब हम लोग को 33% लाभ चाहिए, तो भाई कोई भी चीजें जो है 100% होती है ना, 33% लाभ लोगे तो कितना लोगे 133%। 133% हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, तो भाई ये एक पीस का जो है हमको क्या मिल गया, SP फॉर 1 आइटम, एक वस्तु का हमारा सेलिंग प्राइस हमने यहां पे निकाल लिया है। तो अब सॉल्व कीजिए, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से अगर आप इसको काटना चाहें तो 7 इकाई 7 हमारे हो गए और 9 सत्ते 63, तो कितना आ गया 57/100। तो अभी तुरंत आपने देखा कि ऊपर रुपया रहता है और नीचे क्वांटिटी होती है, मतलब 57 रुपया में 100 वस्तु आप जो है बेचेंगे। तो यही क्वेश्चन हमारा यहां पर डी नंबर ऑप्शन है। अगर एक आइटम का आप बोल रहे हैं 57/100, तो 100 आइटम का कितना होगा,
100 आइटम का जो है हमारा वही होगा जो ऊपर में लिखा हुआ है 57। डी नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ऊपर जो लिखे होते हैं वह आपके अमाउंट लिखे होते हैं और नीचे जो लिखा हुआ रहता है वो क्वांटिटी होते हैं। यानी 100 वस्तु आपने लिया कितना रुपया में? 57 रुपया में। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ है। और ये बहुत सिंपल है। बिहार एसएससी में तो कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो मैथ में देता नहीं है, फिर भी जिन बच्चों का मैथ बहुत कमजोर होता है उनके लिए तो जो है सारी मैथ के क्वेश्चन भारी लगते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से सारी चीजें आसान होती चली जाएंगी। 20% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और लेना चाहता है लेकिन वो वास्तव में 20% लॉस पर उसको दे रहा है, 480 रुपया में बेचता है। सिंपल सी बात है, कह रहा है कि 20% को एक साथ एक वस्तु बेचना चाह रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि 20% लॉस पर 480 में बेच दिया। इसका सीधा मतलब है कि 480 में हमने 20% लॉस लिया, कितना बेचा? 80% में बेचा। 80% में हमें चाहिए 20% लाभ, मतलब 120। अगर इसी चीज को निकाल दिया जाए तो आपके आंसर सामने होंगे। तो भाई ये जीरो कैंसिल, 8 छके 48, 12 छके 72, यानी जो है आपको 720 रुपया में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा, तब जाके आपको 20% का प्रॉफिट होगा। बहुत ही कॉमन और सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक व्यापारी 405 रुपये में 10 किलो सेब खरीदता है, जिससे 1 किलो सेब सड़ा हुआ पाया जाता है। अब जरा सा सोचिए कि आप जो है, जैसे बाजार समिति है, केला मंडी है, ठीक है, 405 रुपया में 10 केजी सेब आप खरीद कर घर लेकर चले आए, ठीक है, आपको ठेला पर बेचना है अब कहीं और, तो 405 10 केजी लेकर गए, जैसे ही कल बेचने के लिए निकाले तो आपने देखा कि 1 केजी सड़ गया है। अब आप क्या सोचेंगे? अब आप ये सोचेंगे कि 405 रुपया मेरे 9 केजी का दाम है, ठीक है, क्योंकि 1 केजी तो आपका सड़ गया है। अब इसी 9 केजी पर आपको बात करनी होगी। अब 10 केजी पर बात नहीं होगी, अब 10 केजी नहीं होगा, अब आपका होगा 9 केजी, ठीक है। 1 किलो सेब सड़ा हुआ पाया जाता है, यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो ये उसका 1 केजी का क्रय मूल्य हो गया। 10% लाभ लेने का मतलब 110 रुपया, ठीक है। यही हुआ एक वस्तु का हमारा जो है एसपी फॉर 1 आइटम। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस इतना होगा। अब हमें जो है इसको सॉल्व कीजिए और आंसर आपके सामने आ जाएगा। 1 0 यहां से कैंसिल हो जाता है, 9 से अगर काटेंगे 9 चौका 36, 9 पचे 45, 45 गुने 11 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 495, और 10 से भागा दे दिए तो 49 रुपया 5 पैसा या 50 पैसा, 5 पैसा तो बोला नहीं जाता है, 50 पैसे। यानी एक जो है सेब का जो है शेष सेब का प्रति केजी आपका जो है 49 रुपया 50 पैसा आ जाएगा। तो यहां सबसे बड़ी, इस सवाल में अगर किसी विद्यार्थी को कहीं पर दिक्कत हुई होगी या उनसे सवाल सॉल्व नहीं हुआ होगा तो यहां पर आपको दिक्कत हुई होगी। आपने 10 लिख दिए होंगे तब ये सवाल नहीं बना होगा। 9 लिखेंगे क्योंकि 1 केजी सड़ गया है तो हमें 9 केजी पर ही सोचना होगा, लेकिन 9 केजी के लिए हम दाम नहीं घटाएंगे, जो हमने खरीद लिया है उसी पर पता चलेगा कि 9 केजी का वो दाम है, तभी जाके हमको प्रॉफिट हो पाएगा। आमतौर पर भी ऐसे ही होता है कि आप ले आए, वस्तु खराब हो गई है, लेकिन जो मेरा पैसा लग चुका है उसी पर अब हम बेचेंगे, तभी जाके हमको प्रॉफिट होगा। अब 5 केजी सड़ गया और 5 केजी का दाम घटा के हम रख ले कि 200 रुपया है, तो उस पर आपको प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि आपका जो है पैसा तो लग चुका है। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए और बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ए और बी के पास 2:1 में, ठीक है, तो ए और ये बी, इसको मान लेते हैं 2x और इसको x,
के अनुपात में उसके पास पैसा है। यदि ए बी को 2 रुपया दे देता है तो 1:1 के अनुपात में उसका धन हो जाता है। अब 1:1 का मतलब क्या है कि इक्वल होना। तो यह अपना 2 रुपया इसको दे देगा, तो यह जब 2 रुपया उसको देगा तो इसमें 2 रुपया घट जाएंगे और इसमें 2 रुपया जुट जाएगा। यही होगा हमारा, 2 रुपया जो दे रहा है उसमें घटेगा, जिसके पास पहुंचा है उसमें प्लस होंगे, और रेशियो बराबर 1:1, मतलब यह डाटा दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, 1:1 कहने का सीधा मतलब है दोनों डाटा बराबर होंगे। तो x इधर ले आइए, तो x बचे 2 2 कितने हो गए 4। x का वैल्यू 4 हो गया, तो पहले a का वैल्यू था कितना 2x, अब b का वैल्यू कितना था x, 4 का वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और ये कितना 4। तो 8 और 4 जिस क्वेश्चन का आंसर है वही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन होंगे। अब बहुत स्टूडेंट सोच रहा होगा कि 1:1 बराबर कैसे कर देते हैं भाई। कुछ कुछ स्टूडेंट इतने कमजोर होते पूछ ही देते हैं, ऐसे होता है बराबर। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो इस तरह से बराबर होते हैं, इसीलिए जो है यहां पर डायरेक्टली हमने इतना लिख रखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। एक वृत्त का व्यास है, तो भाई ले लो वृत्त का व्यास को डी से डिनोट कर देते हैं। वृत्त का व्यास है, उसकी परिधि, तो भाई परिधि ज्यादा बड़ी होगी व्यास से, तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr होते हैं, या फिर आप इसको पाई डी भी लिख सकते हैं। पाई डी, डी का मतलब क्या होता है 2r होता है। तो ये हो गया सरकमफ्रेंस परिधि, और ये हो गया डायमीटर व्यास। दोनों में जो है 105 सेंटीमीटर कम है, मतलब डिफरेंस दोनों का 105। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वृत्त का व्यास बताइए। भाई डी कॉमन ले लो, यहां से डी कॉमन ले लोगे तो पाई का वैल्यू कितना 22/7 माइनस 1, तो डी गुना 7 घटा लीजिए, यहां पे 15 बटे हो गए 7 बराबर 105। 15 से इसको काट दीजिए 105 को, तो 7 बार में, तो डी का वैल्यू कितना मिल गया 49 मिल गया। 49 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आमतौर पर जो है सिंपल जो है 8, 9, 10th में जो पूछे जाते हैं, अभी भी मेरे ख्याल से 8 में जो है मेंसुरेशन जब पढ़िएगा सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में या एनसीईआरटी से ही पढ़िएगा, उसमें मिल जाएंगे आपके क्वेश्चन। तो बेसिक चीजें जो है आपकी जो है बिहार एसएससी लेवल तक जो चीजें 8, 9, 10th के सारी चीजें हैं। अगर एसएससी की बात करें तो उसमें 8, 9, 10th तो है ही, 11, 12 के जो है एडवांस मैथ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देता है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, एक आयत है तो ऑब्वियसली जो है वहां पर एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होंगे। ठीक है, कह रहा है कि हॉल की जो चौड़ाई है इसकी लंबाई की 3/4 है। तो भाई 3/4 कहने का मतलब क्या होता है कि आप जो है 4 कहिए किसको, लंबाई को, जिसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन होगा उसको नीचे वाला डाटा देते हैं। या ऐसे आप सोचिए, अब ब्रेथ जो है लेंथ का 3/4 है, इसका मतलब हुआ ब्रेथ बाय लेंथ बराबर 3/4, यानी लेंथ आपका 4 होगा तो यह 3 होंगे। अब x मान लेते हैं, ये 4x होगा तो ये 3x होगा। अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है, तो गुना कीजिए लंबाई गुने चौड़ाई बराबर हो जाते हैं 768। तो 4 तिहाई 12, 12 से काटेंगे 12 छके 72, 12 चौका 48, एक्स स्क्वायर बराबर आपको मिल गए 64, तो x बराबर आपके x बराबर 8 मिल जाएंगे। करा कि लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर बताइए, तो भाई इसके बीच कितने का अंतर है, 1 का अंतर है कि नहीं है, तो भाई 1 का अंतर तो वही चीज न हो गया, 3x और 4x के बीच कितना का अंतर, x का ही अंतर है, तो यही डिफरेंस हो गया, x का वैल्यू ही डिफरेंस है, दोनों के बीच x का डिफरेंस है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे 8 मीटर। आई होप जो है सारे क्वेश्चन सबके सही बन रहे होंगे, बनाए भी होंगे आपने, सब सही क्वेश्चन बनाए होंगे। 66 नंबर टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, और टाइम एंड वर्क सारे जितने भी एग्जाम होते हैं सब में पूछा जाता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि a + b 12 दिन लेते हैं, b + c
15 दिन, C प्लस A 20 दिन हो गया। तो ये हो गए हैं हमारे डाटा। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि यदि ए बी सी एक साथ काम करते हो तो काम को कितने समय में कंप्लीट कर पाएगा। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 60 हो जाएगा एलसीएम, जिसको हम लोग वर्क बोलते हैं। 12 को 60 में भाग देंगे, 12 पचे 60, 15 चौका 60 और 20 से 3 बार। ये क्या निकला? तो ये सबके इफिशिएंसी निकल गए। ठीक है, किसके इफिशिएंसी निकल गए? भाई हमको तो पूछा जा रहा है कि A प्लस बी प्लस सी का वर्क बताइए, यानी इसका टाइम बताइए। और टाइम बराबर हम लोग का क्या होता है? वर्क बटे इफिशिएंसी। इफिशिएंसी किसका? ए बी और सी का। ये होता है हमारा वर्क। तो हमारे पास मौजूद है 60, लेकिन हमें चाहिए ए बी सी का, हमको इफिशिएंसी चाहिए। तो अगर हम इसको जोड़ दें, नॉर्मली विद्यार्थी क्या करता है? जोड़ देता है। 5 4 9, 9 3 12, 12 से भाग दे दिया और 5 भी आंसर है। कमाल देखिए, ऑप्शन में 5 भी है। लेकिन जब आप इसे जोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप इसे जोड़ रहे हैं, इसके जोड़ रहे हैं। तो जब आप इसे जोड़ लिए हैं तो 12 मिल गया आपको। तो ये किसके हुए? 2A 2B और 2C का आपका हुआ। तो हमें चाहिए सिर्फ एक ABC। तो 5 4 9, 9 3 12, 12 बटे 2 लिखेंगे हम इसको। अरे भाई पूरा, इस पूरे का 12 होगा तो एक ABC का, यानी 2 ABC का 12, तो एक ABC का आपका 6 मिलेगा। 60 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर 10 डेज होंगे, ना कि 5 डेज। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 5 दिन नहीं होगा, आपका जो है 10 दिन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन बराबर पूछता है कि अगर हम घर से चले इस स्पीड से तो स्कूल या कॉलेज पहुंचने में 10 मिनट लेट हो रहे हैं। अगली बार स्पीड बढ़ा रहे हैं तो 10 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं। तो घर से कॉलेज या स्कूल की दूरी बताइए। यही वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते थे? दूरी बराबर फॉर्मूला लगाते थे, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। ये हम लोग करते थे। ठीक है, ये रूल हम लोग लगाते थे। जैसे हम लेट हो गए, लेट और लेट होता था, दोनों तरफ लेट, 10 मिनट लेट हो गए, चाल बढ़ाए या घटाए, फिर लेट हो गए, तो उस कंडीशन में आपको घटाना रहता है। या बिफोर आ गए, बिफोर उस कंडीशन में आपको घटाना होगा। जैसे 10 मिनट लेट हो गए, चाल थोड़ी सी बढ़ा लिए, फिर भी लेट हो गए, 5 मिनट लेट हुए, तो डिफरेंस हो गया 5 का। अगर हम लेट हो गए और पहले आ गए दूसरी बार में, या पहले हो गए पहली बार में फिर दूसरे बार में लेट हो गए। जैसे हमने जो 10 की स्पीड से चला तो हमें जो है 10 मिनट लेट हुआ। अगर हम 20 की स्पीड से चल रहे हैं तो आप जो है 5 मिनट में ही वहां पहुंच गए हैं, 5 मिनट पहले पहुंच गए। तो इस कंडीशन में आपको जोड़ना रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ क्या दे रखा है? 40 मिनट उसको लेट हो गया, देरी। ठीक है, देरी हो गई और कह रहा कि जब वह 8 की स्पीड से पकड़ता है तो वह निश्चित समय से कितनी जल्दी पहुंचेगा। एक है हमारा लेट यानी देरी, और एक पहले पूछ रहा है, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि x मिनट पहले हम पहुंच जाएंगे। तो इसी फॉर्मूला हम लगा दिए। दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर चलना है। चालों का गुणनफल, एक चाल तो आप 5 रख रहे हैं, दूसरी चाल 8 रख रहे हैं। 5 गुना 8, दोनों का डिफरेंस कितना? 3 का। एक में आप 40 मिनट लेट हो जा रहे हैं और दूसरे में आप x मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं, इसलिए हमने जोड़ा है यहां पर 40 प्लस x। लेकिन अभी तक हमने एक काम नहीं किया है। वो क्या काम है? तो वो काम है, इस मिनट को हमने अभी तक घंटा में नहीं बदला, क्योंकि यह 20 किलोमीटर प्रति घंटा सब दिखा रहा है। ठीक है, तो 60 से हम इसको भाग देते हैं। अब जब हम सॉल्व करेंगे, 20 से काट दीजिए 2 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 30, 90, 40 प्लस x। तो x का जो वैल्यू होगा घटा दीजिए, और यह हमने किस में माना था?
मिनट में यहां पर माना था, x मिनट, तो x का वैल्यू आपको मिल गया 50 मिनट। यानी आप 50 मिनट पहले जो है 8 की स्पीड से जाएंगे तो कहाँ स्कूल है, कहाँ जो 20 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस है वह 50 मिनट पहले कवर कर पाएंगे। ये आपका बेसिक क्वेश्चन हुआ। देखिए क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये हर कोई विद्यार्थी गांठ बांध लीजिए कि क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप क्वेश्चन ज्यादा बनाएंगे, तब नहीं होगा। कोई विद्यार्थी 100 क्वेश्चन लेकर बैठा हुआ है और आज ले लिया समय कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन हम रगड़ देंगे और बेस्ट हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे आप 2 बच्चे देखते हैं, एक बच्चा दिन रात पढ़ रहा है और एक बच्चा ऐसा होता है कि 2 घंटा में ही आपके दिन भर पढ़े हुए चीजों को वो मैनेज कर लेता है। तो सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई आदमी कॉन्सेप्ट क्लियर है और 10 क्वेश्चन में ही वह आपकी तुलना में ज्यादा जो है कुशल बन गया है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर है। और जिन बच्चों को लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उन बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा एफिशिएंट इसलिए हो जाते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। एक चीज तो कॉमन है, कॉन्सेप्ट के बाद, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है उसके बाद प्रैक्टिस दोनों व्यक्ति को करना है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको भी और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको भी। लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वह कम प्रैक्टिस में ही आपसे ज्यादा जो है क्षमता वाले बन जाते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा। इस तरह के अलजेब्रा के जितने क्वेश्चन देखे होंगे तो a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो यह इसी तरह से लाने की कोशिश करेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0, और लाना क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम x और y का वैल्यू मालूम कर ले, अगर एक्स वाई का वैल्यू मालूम कर ले तो आसानी से जो है ये बन सकते हैं। तो इसके साथ ये लेते हैं हम, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इससे 10 से, यहां पे 10 है, 10 से हम 1 निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों किए हैं? तो हमें जो फॉर्मूला चाहिए उसमें क्या लगा हुआ है 2a और b, तभी ना 2 बनेगा। तो यहां 1 होगा तभी 2 बनेंगे, तो इसीलिए यहां पर 1 लिया हमने। अब देखिए ये y स्क्वायर 6y और इसमें y स्क्वायर प्लस 6y प्लस, अब यहां कितना होगा ये डिसाइड करेगा। ये 2 इंटू 2ab लिखेंगे, 2a के जगह y, और 6 लाने के लिए यहां 3 चाहिए और यहां 3 का स्क्वायर होता है यानी 9 वहां मिलेंगे। तो देखिए बैलेंस हो गया हमारा, बैलेंस हो गई है 9 और 1 10। तो उस 10 में से जिसको जितना देना था वो मैंने दे दिया। यहां x माइनस 1 का स्क्वायर और ये y प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये x, अब जब ये 0 के इक्वल है तो सभी को इक्वल करना होता है, तो x माइनस 1 0 के बराबर यानी x का वैल्यू 1, y प्लस 3 0 के बराबर यानी y का वैल्यू माइनस 3। अब माय डियर स्टूडेंट्स x और y का वैल्यू हमने मालूम कर लिया है, सीधे यहां पर वैल्यू पुटिंग करेंगे, 1 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो 1 और माइनस 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वह 10 होंगे। 10 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दस इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहे मालूम करना था। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा यार टाइपिंग, इसको यहां पे टाइपिंग करना चाहिए था। ये क्वेश्चन ऐसा है, √7 माइनस √5, फिर √5 माइनस √3, √9 माइनस √7, √11 माइनस √9, ऐसा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। अब याद कीजिए ऐसा क्वेश्चन में आप लोग क्या करते थे। ऐसे क्वेश्चन में हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देखिए डिफरेंस सबका इक्वल है या नहीं है।
आप डिफरेंस देखिए, सबका इक्वल है, 2 का डिफरेंस, यहां भी 2 का डिफरेंस, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का। जब वर्गमूल के अंदर वाली राशि का डिफरेंस जब सेम हो तो ऐसे सवालों में जो छोटा दिखाई पड़ता है वह बड़ा होगा और जो बड़ा दिखाई पड़ता है वह छोटा होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या लाना है? सबसे बड़ी संख्या। तो आप इसमें देखिए कौन सबसे छोटा दिख रहा है, तो यही आपका जो है लार्जर नंबर होगा, सबसे बड़ा यही नंबर होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह बी नंबर ऑप्शन है। ऐसे सवालों को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप नियम को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्या कह रहा है कि x 1/3 प्लस y 1/3 इक्वल टू z का पावर 1/3। ठीक है, और लाना क्या है? हमको लाना है x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस 27xyz। पूछे हुए सवाल है, RS अग्रवाल में मिलेगा, पूछे हुए सवाल है, आंसर 0 होगा क्योंकि यह इसके माइनस में आ जाएगा। बहुत बार सवाल ये पूछा जा चुका है। आप क्यूब कीजिए दोनों तरफ, क्यूब करने पर तो क्यूब कीजिएगा तो a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला बहुत लोगों को, बच्चों को नहीं याद रहता है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी लगा देना है यहां पे। अब x का x 1/3 का होल क्यूब कीजिएगा तो 3 खत्म होके x न मिल जाएगा। तो यहां जो x क्यू करेंगे तो x मिलेगा, प्लस बी क्यू करेंगे तो y मिलेगा, प्लस 3ab मतलब 3 इंटू एक्स पावर 1/3 y पावर 1/3, x 1/3 प्लस y 1/3। ए प्लस बी हमने लगा दिया यहां पर, बराबर इधर z का होल क्यूब करेंगे तो z आपको सिर्फ z मिलेगा आपको। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। अब सबसे पहले यहां पर देखिए, ये जो टर्म है ये वही टर्म ने लिखा हुआ है जो यहां लिखा हुआ है, इतना बराबर जेड क्यू। तो रख दीजिए फॉर्मूला में, x प्लस वाई प्लस 3 x 1/3 y 1/3, इसका वैल्यू z का पावर 1/3 बराबर z। अब z को हम इधर लेकर चले आते हैं, माइनस में हो जाएगा। इस तीनों को उधर कर देते हैं तो माइनस में ये चला जाएगा उधर, 3xyz का पावर 1/3। ठीक है, ये हो गए हमारे। अब इसी का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू अभी हमने यहां से जो लाया है -3 xyz का पावर 1/3, इस सब का पावर जो है पावर 3 हो जाएंगे। अब माइनस को आप 3 बार गुना करेंगे तो माइनस ही मिलेगा। 3 का होल क्यूब मतलब 27, 1/3 एक 3 काट देगा तो बचेगा xyz। तो माइनस में 27xyz, इधर प्लस में 27xyz, दोनों कैंसिल हो गए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिख गया, 0 होंगे। ठीक है, अगर आपका मैथ कमजोर है तो इतना वर्क करने की जरूरत नहीं है, स्टेप जंप करके जो है आप 2-3 स्टेप में ही यहां पहुंच सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए आपके जो है प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। 71 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही फिर सिंपल सा क्वेश्चन है। ये थ्योरी आपने घातांक और करनी में पढ़ा होगा कि अगर ऐसा कहीं भी दिखता है, इन्फिनिटिव तक लिखा हुआ है, तो इसका ए ही आंसर होते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका जो है आंसर कितना होगा? 7। 343 का मतलब क्या है? 343 का मतलब है 7 के पावर 3 और ये y माइनस 1, तो 7 का पावर 1 लिख देते हैं हम। जब बेस हमारे बराबर होंगे तो पावर आपके बराबर होंगे। 1 बराबर 3 y माइनस 1, 3y माइनस 3, तो भाई 3y वहीं रह गया, 3 1 4 हो गए। y का वैल्यू मिल गया 4/3, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन में 4/3 सी नंबर ऑप्शन है। RS अग्रवाल के ये क्वेश्चन है आपके। ठीक है,
कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे ये क्वेश्चन में दिक्कत है या कुछ भी दिक्कत है। कहीं भी आपको दिक्कत होगी तो उसे जो है तुरंत सॉल्व कर देंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, सतत भिन्न, या कहीं कहीं पर आपने इसे लंगड़ा के भिन्न के नाम से जानते होंगे। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। फर्स्ट स्टेप लीजिए, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। 3 स्टेप में यह नॉर्मल फ्रैक्शन बन जाएगा और उसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो इसमें से कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं। इस 5 को यहां से उठाइए, सबसे गुना कीजिए। 5 गुना 3 तो हो गए 15, ये काम हो गया। 5 गुना 1 5 अब प्लस 4, ये तो यहां है ही नहीं ना। फिर से देखिए, 5 उठाए, 5 दिया 15, 5 इकाई 5 प्लस 4 तो हो गए हमारे पहला स्टेप सॉल्व होकर हो गए हमारे 15/9, जिसे हम काट कर जो है छोटा कर सकते हैं। 5 दिया 15, 3 दिया। मतलब इस पूरे प्रोसेस को, अब सवाल, ये सवाल बहुत कम लोगों को समझ में आता है। अब सवाल आपका कैसा हो गया, 1 + 1/2 + 2/2 प्लस, ये सवाल यहां सॉल्व होकर हो गए 5/3, 5/3। अब इस स्टेप को हमको सॉल्व करने, तो हम तो इसी में काम चला लेते हैं, आपको समझाने के लिए वहां लिख दिए हैं। अब यहां 5/3 है तो यहीं से समझा देते हैं। 3 उठाइए, 3 दूने हो गए हमारे 6, 3 दूने 6, 5 11। मतलब इस स्टेप को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6/11। 2 स्टेप मैंने सॉल्व कर लिया। अब इस पूरे जगह पर 6/11 आ चुका है, यानी ये सवाल ऐसा बन चुका है। ये सवाल अब यहां से मिटा दिए, अब ये बन चुका है 6/11। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व कीजिए। 11 से 1 से गुना हुआ 11, 11 दूनी 22, अब 22 और 6 कितने हो गए, 22 और 6। कहीं हम लोगों ने गलती तो नहीं किया है। 11, 11 दूनी 22, 6 28 हो जाते हैं आपके। 11/28, 11/28 तो कहीं नहीं है। 1 सेकेंड हम लोग देख लेते कहां पे गलती की। 5 दिए 15, क्वेश्चन सही है। 1 + 1 + 2, 2 + 3, 1 + 4/5, ठीक है। 5 दिए 15 हो गए, 5 गए 5 4 9, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लिए। 5 यहां पे मिस्टेक हो गया। 5 दिया 15, 3 दिया 9, ठीक तो है। 5/3, यहां पे 5/3 हो गया, 5/3। 1 सेकेंड। तो अब सवाल हो गए हमारे क्या, 1/2 + 2/2 + 5/3। हाँ ये सही है। तो यहां हमने लिया 3 दूने 6, ठीक है। 3 दूने 6 5 11, 11 हमारे आ गए, ठीक है। 11 हमने लिया तो यहां पे हम सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6/11, 11, 11 दूनी 22, 6 28, संभव ही नहीं है 17 आएगा, ठीक है। 1 सेकेंड हम देख लेते हैं, कहीं पर जो है जरूर मिस्टेक हुआ है। 1 सेकेंड। क्वेश्चन अब आपका 73 नंबर है। 73 में हमने थोड़े से करेक्शन करवाए थे, लेकिन कहीं इधर उधर तो नहीं हो गया। 73 क्वेश्चन तो सही है। 1 + 1/1 + 2, 2 + 3 और 1 + 4/5, क्वेश्चन सही है हमारा। दोबारा हम लोग चेक करेंगे, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। 1 + 1/1 + 2/2 + 3/1 + 4/5, ऐसा ही तो लिखा हुआ है। बहुत तो हम लोग तो सिंपल ही कर रहे हैं। तो यहां से हमने लिया 5, इस स्टेप में सॉल्व किया। 5 दिए 15, 5 गए 5 4 9, बिल्कुल सही है हमारा। तो यहाँ 5 दिए 15 हो गए, 3 दिए 9, ठीक है हमारा।
अब यहाँ 3 से 3 दूने 6 हमारे हो जाएंगे, 3 दूने 6 या 6 5 11, ये भी हमारा सही है, 2 स्टेप में सॉल्व हो गया। 11 अगर हमने किया 11 प्लस 11 प्लस 6, हाँ अब सही है हमारा, ये हमारा स्टेप आ गया 11/17, 1 प्लस 11/17, तो आपका हो गया 1.11/17, डी नंबर ऑप्शन सही है। तो उस समय हम लोग को क्या हो रहा था भाई, उस समय जो है गड़बड़ा क्यों रहा था, बहुत सिंपल से बन गया अभी अचानक से। हम लोग कहाँ गलती कर रहे थे, 11/17 इस क्वेश्चन के आंसर है। 1 + 2, 2 + 3, 1 + 4/5, 1 2 3 स्टेप हमने लिए थे। यहां सबसे पहले नीचे वाला हम उठाएंगे, 5 तिहाई हो गए 15, 5 इकाई 5 4 9, ये स्टेप हमारा सॉल्व हो गया, जिसको हमने लिखा 5 और ये 3, ठीक है। यहां पर हम जो है क्वेश्चन को अलग कर लेते हैं, 1 + 2/2 + 5/3। अब इस स्टेप को हम सॉल्व करेंगे, तो ये 3 दूने हमारे हो गए 6 और 3 दूने 6 5 11, ठीक है। यहां 6/11 हो गए, जो कि हमारे पिछले बार में भी आ रहे थे, 6/11। अब 11 हम उठाएंगे तो 11 का 11, 11 और 6 हमारे 17 हो चुके थे, बिल्कुल सही है हमारा। 6/11 मिला, फिर उसके बाद 11/17 मिला। इस पूरे प्रोसेस को हमने सॉल्व कर लिया 11/17 और उसमें 1 को जोड़ दिए 11/17, तो हमारे कितने हो गए 1.11/17, आपका आंसर आ गया 1.11/17। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 243 और पावर 0.16, फिर 243 और पावर 0.04। तो 243 है, पावर जो है क्या करते हैं हम लोग, जब बेस हमारे इक्वल होते हैं तो पावर को हम जोड़ देते हैं, तो हमारा पावर कितना हो जाएगा भाई 0.16 और 0.04, तो आपके हो जाएंगे 0.2 हो जाएंगे। और इसको हम 3 का पावर 5 लिखते हैं, 0.2 मतलब 1/5, कैंसिल होकर इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर ऑप्शन आ गया, इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन आ गया। 75 लास्ट क्वेश्चन और 0.49 है, 0.49 डिवाइडेड 0.25, 0.81 और 0.36, पॉइंट सेम है ऊपर भी और नीचे भी, 2 पॉइंट के बाद यहां भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो ये हो गए 49/25 और ये भी सेम है तो 81/36, तो 49 का 7 होता है और 25 का 5, 81 का 9 होता है, 36 का 6, एलसीएम लीजिएगा 30, 7 छक्के 42 और 45, 42 और 45 आपके कितने हो गए 87 हो गए हमारे, 42 और 45। या फिर आप छोटा सा और कर सकते हैं, यहां पर जो है 3 और 2 कर सकते हैं, तो एलसीएम 10 हो जाएंगे, 14 और 15 हो जाएंगे 29, 29/10 को आप क्या लिख सकते हैं 10 दूनी 20, 9/10, यानी बी नंबर ऑप्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आपने 25 क्वेश्चन बनाए होंगे, एक्यूरेट सारे सही जवाब होंगे। जिन बच्चों का भी अगर गलत जवाब हो रहा है तो उनको थोड़ा सा जो है अपने प्रैक्टिस को जो है थोड़ा बूम करने की जरूरत है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन, 25 बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपनी तैयारी को लगाम लगाइए, जोर लगाइए उसमें और सही दिशा में लगाइए, ताकि आप सही समय पर सही रिजल्ट पा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।